Hello, students. My name is Atulya Kumar, Assistant Professor, BBD ITM, Lucknow. In this lecture series, we are studying about transportation engineering. Particularly, we are studying the highway cross-sectional element, various types of highway cross-sectional element. We have already studied about different types of side distance, different types of road cross-section elements such as camber, then margin, curves, etc. Today, we are going to study about a new topic, that is super elevation. Contents of today's lecture: introduction to super elevation, design of super elevation, and attainment of super elevation. So, let us talk about basically what is super elevation. What does super elevation mean on a practically point of view? Basically, whenever we are traversing through a circular curve, like कभी भी जो रोड होता है ना, जब भी हम कोई भी रोड होता है वो एक स्ट्रेट रोड नहीं होता, क्योंकि जब आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा रहे होते हैं तो ज्योमेट्रिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप कहीं पे भी जाएंगे तो एक स्ट्रेट रोड में, एक स्ट्रेट पाथ में ही आप ट्रैवल करेंगे, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे। आपको कहीं ना कहीं टर्न लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कर्व, सर्कुलर कर्व को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो ऐसा ऐसा देखा गया कि जब भी हम लोग किसी भी सर्कुलर कर्व पे मूव कर रहे होते हैं, अगर जब भी हम लोग किसी सर्कुलर कर्व पे मूव कर रहे होते हैं तो हमारे व्हीकल पे या हमारे बॉडी पे एक आउटवर्ड फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक आउटवर्ड फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, वो कोशिश करता है कि जो हमारी व्हीकल है जो या हम है वो हमें आउटर साइड पे ले जाए, यानी कि आउटर एज पे ले जाए। तो इस फोर्स को काउंटरैक्ट करने के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम डिस्कम्फर्ट में होते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सपोज करो जब भी हम लोग एक सर्कुलर कर्व को जब भी हम लोग पास कर रहे होते हैं, जब भी हम लोग एक सर्कुलर कर्व को पास कर रहे होते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू हम लोगों को पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है mv² अपॉन आर, जो जहाँ पे m जो होता था वो मास ऑफ बॉडी होता है, यानी कि अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो गाड़ी का टोटल वेट मतलब गाड़ी की वेट प्लस आप जो जितने भी मेंबर हैं उस या जो भी पैसेंजर उस गाड़ी के अंदर में उनकी वेट प्लस v वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से गाड़ी उस कर्व को क्रॉस कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी, और r जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्व होता है। रेडियस ऑफ मतलब रोड के सेंटर से कर्व तक का जो आउट एज तक सेंटर लाइन तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोल सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इसका मतलब कि अगर सपोज करिए हमारी गाड़ी की वेलोसिटी ज़्यादा है, यानी कि हम बहुत ही हाई स्पीड से अगर हम कर्व को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो आप इस बात को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस बात को फील कर रहे होंगे कि जब भी आप किसी भी कर्व में जब भी आप किसी कर्व पे मूव कर रहे होते हैं और आप जब हाई स्पीड पे रहते हैं तो आपकी व्हीकल ऑटोमेटिक, आपकी जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिक आउटर एज की तरफ, मतलब उसके बाउंड्री की तरफ जाने लगती है। आप चाहते हैं कि उसको रोड के सेंटर पे लाइए, रोड एज से बच के लाए। और इसी का यही मेन रीज़न होता है कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो अब क्या होता है कि अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम करना हो तो क्या करेंगे, तो आपको रेडियस ऑफ कर्व कम ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्व जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको रेडियस ऑफ कर्व क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखेंगे, सो दैट कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा तो एक्सीडेंट, यानी कि हमारी जो डिस्कम्फर्ट है वो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, ऑटोमेटिक रेड्यूस डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल, इकोनॉमिकली भी पॉसिबल नहीं है कि आप रेडियस ऑफ कर्व को ज़्यादा ही बढ़ाते, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्व बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके व्हीकल को रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा आपको रोड को बनाने का कॉस्ट लगेगा। तो ऐसा क्या किया जाए सो दैट कि हम इसकी वैल्यू को कम कर सके। तो इसी के लिए सुपर एलिवेशन का कॉन्सेप्ट आता है। और सुपर एलिवेशन का कॉन्सेप्ट का जो इंट्रोड्यूस होने का जो मेन रीजन है वो यही है कि जब भी हम कोई भी सर्कुलर कर्व को ट्रैवर्स कर रहे हो और हमारे व्हीकल के ऊपर में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा होगा उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट करने के लिए एक ऐसा क्रॉस सेक्शनल हाईवे एलिमेंट डिजाइन किया जाए सो दैट कि उसकी वैल्यू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, रेड्यूस हो जाए। ठीक है, जिसके कारण से हमारी व्हीकल का जो स्किड होने की चांसेस या ओवरटर्न होने की चांसेस है वो मिनिमाइज हो जाए। इसका मतलब ये सुपर वैल्यू इन ऑर्डर टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ व्हीकल टू ओवरटर्न और स्किड at the outer edge of the pavement, outer edge of the pavement is raised with respect to inner edge, and thus providing a transverse slope throughout the length of horizontal curve. That this transverse inclination to the pavement surface is known as super elevation, और इसका दूसरा नाम कैंटर बैंकिंग। इसका मतलब आप इस डायग्राम को देखेंगे कि यहाँ से पहले तक ये कर्व क्या था, कुछ इस तरीके से कर्व इंट्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, इससे पहले तक रोड क्या था, वो कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन था। ये पूरा का पूरा कर्व जो था वो रोड जगह था, स्ट्रेट लाइन था, और यहाँ से एक कर्व लेना, एक टर्न हमें लेना था। तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये इंक्लिनेशन, बेसिकली ये इंक्लिनेशन जो है, ये हाइट, तो हमने क्या किया
कि हमने रोड के सेंटर के यानी कि इनर एज बोल सकते हैं, रोड के इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को अपलिफ्ट किया, आउटर एज को उठाया है, आउटर एज, सो दैट कि एक वर्टिकल स्लोप बन जाए, एक वर्टिकल स्लोप बन रहा है आप देख सकते हैं। और ये जो एंगल, जिस एंगल से ये अपलिफ्ट हुआ, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं सुपर एलिवेशन। इसी एंगल से, इस वैल्यू को, ये जो एंगल की जो वैल्यू बन के आ रही है, इसी वैल्यू को हम लोग बोलेंगे सुपर एलिवेशन। ये सुपर एलिवेशन का कॉन्सेप्ट है, सो दैट कि इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इस व्हीकल के ऊपर में जो लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा अब वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा, वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा किसकी वजह से? सुपर एलिवेशन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो अगर आप इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे तो सपोज करिए कि आप एक रोड पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, हम लोग एक रोड पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, और ये हम टुवर्ड आप मतलब कैमरे की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे इस व्हीकल के ऊपर भी जो फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है, और दूसरा बॉडी की वेट, जो व्हीकल है उसकी वेट ये डब्ल्यू यहाँ एक्ट कर रही होगी। और इंक्लिनेशन सपोज करते हैं कि जो इंक्लिनेशन है, जो इंक्लिनेशन एंगल है वो अल्फा है। तो जब हम इस दोनों फोर्सेस को जब हम लोग ब्रेक करेंगे और उस हिसाब से देखेंगे तो डब्ल्यू कॉस अल्फा इधर लग रहा था, डब्ल्यू साइन अल्फा इस साइड में लग रहा था, पी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा होगा, ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा होगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हो जाएगा? तो पी कॉस अल्फा हॉरिजॉन्टल फोर्स हो जाएगा, और वर्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा? पी साइन अल्फा हो जाएगा। वर्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? पी साइन अल्फा हो जाएगा। तो जब हम लोग इस फोर्स को यानी कि समेशन ऑफ हम एफ एक्स लगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स को अगर हम बैलेंस आउट करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? जब अब हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस आउट करेंगे तो कुछ ये इक्वेशन बन के आएगा, पी कॉस अल्फा इक्वल टू फ्रिक्शनल एफ कैपिटल एफ जो स्टैंड हो रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स प्लस डब्ल्यू साइन अल्फा, ओके सॉरी, डब्ल्यू साइन अल्फा। ये हो जाएगा W साइन अल्फा। ओके, अब हम देख सकते हैं कि P की वैल्यू क्या हो सकती है। तो P इक्वल टू हमें लोगों को पता है, P इक्वल टू होता है W V स्क्वायर अपॉन R, W V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, और F की वैल्यू क्या होती है? तो F मतलब होता है, F इक्वल टू होता है, F फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता था? फ्रिक्शनल फोर्स होता था कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू टोटल नॉर्मल फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F इंटू टोटल नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स इस बॉडी पे कितनी आ रही थी? तो W cos अल्फा प्लस P साइन अल्फा, W cos अल्फा प्लस P साइन अल्फा हम लिख सकते हैं। तो जब आप इस इक्वेशन को फर्दर आप ब्रेक डाउन करेंगे, तो W साइन अल्फा तो था ही, W साइन अल्फा प्लस F इंटू F की जगह पे नॉर्मल फोर्स कितना आ रहा है बेटा? नॉर्मल फोर्स आ रहा होगा W cos अल्फा प्लस P साइन अल्फा। P की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? P की वैल्यू W V स्क्वायर अपॉन GR पुट कर सकते हैं। तो W V स्क्वायर अपॉन GR साइन अल्फा इक्वल टू P cos अल्फा, P cos अल्फा की जगह P की जगह फिर से क्या पुट करते हैं? W V स्क्वायर GR cos अल्फा। जब आप इस इक्वेशन को, इस कंप्लीट इक्वेशन को जब हम cos अल्फा से डिवाइड करेंगे, जब इस कंप्लीट इक्वेशन को आप cos अल्फा से आप डिवाइड करेंगे, तब जाके हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरीके से बन के आएगा, टेन अल्फा प्लस F इक्वल टू V स्क्वायर बाई GR इंटू 1 माइनस F इंटू टेन अल्फा, 1 माइनस F इंटू टेन अल्फा। और सिंस टेन अल्फा जो है, टेन अल्फा की वैल्यू जब बहुत ही कम होती है, टेन अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम होती है, तो इसको हम इक्वल टू अल्फा के बराबर में लिख सकते हैं, अल्फा के बराबर में लिख सकते हैं। इसका मतलब हम जहाँ पे टेन अल्फा लिखा हुआ उसकी जगह पे हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा यानी कि अभी हम लोग ने जस्ट बताया था कि जब आप एक आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में जब आप अपलिफ्ट करते हैं, आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में, ये अपना इनर एज था और ये आउटर एज था ओरिजिनल पोजीशन पे, और ये आउटर एज पहुंच गया अपने फाइनल पोजीशन पे। जब आप अपने आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में अपलिफ्ट करते हैं तो जो ये एंगल बन रहा होगा इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे सुपर एलिवेशन। इसका मतलब यहाँ पे अल्फा को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? ई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एफ इंटू ई। इसका मतलब अगर आप इस पूरे इक्वेशन को वापस से समराइज करेंगे, इसका मतलब हमारे पास एक इक्वेशन बन के आता है ई प्लस वी स्क्वायर बाई जी आर, ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, जहाँ पे वी स्क्वायर जो है ये मीटर पर सेकंड में हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे वी स्क्वायर वी की जगह वी की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में रखना चाहेंगे तो सेम इक्वेशन बन के निकल जाएगा, ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, जहाँ पे ई की वैल्यू ई इक्वल टू क्या है? तो ई इक्वल टू है सुपर एलिवेशन, ई इक्वल टू है सुपर एलिवेशन, एफ इक्वल टू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्व, और वी क्या है? स्पीड ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर। ओके,
तो बात आती है ये थी सुपर एलिवेशन के एनालिसिस। अब बात आती है कि ठीक है हम लोग ने सुपर एलिवेशन दिया, लेकिन कितना अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन दें और सुपर एलिवेशन की रेंज कितनी तक हो सकती है। अगर हम सुपर एलिवेशन ज़्यादा रख देते हैं, सपोज करिए कि हम लोग अगर सुपर एलिवेशन ज़्यादा रख देते हैं और कोई स्लो मूविंग व्हीकल जैसे बुलॉक कार्ट या हैंड पुलिंग रिक्शा हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो स्लो मूविंग व्हीकल है उनकी स्पीड कम रहेगी, और उनकी स्पीड जब वो कम रहेगी, तो अगर स्पीड कम है, क्योंकि हमें पता है कि ई इक्वल टू सुपर एलिवेशन इक्वल टू क्या था, वी स्क्वायर अपन 127 आर। इसका मतलब अगर हम सुपर एलिवेशन की वैल्यू ज़्यादा रख दी है तो वेलोसिटी जो उस रोड से जो भी व्हीकल पास करेगी उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई स्लो मूविंग व्हीकल उस रोड से पास करे, ऐसा तो नहीं है कि जब भी हम लोग हाईवे बनाते हैं तो हाईवे में से फास्ट मूविंग व्हीकल ही मूव करती है। स्लो मूविंग व्हीकल मतलब हर एक रोड यूजर अपनी अपनी यूटिलिटी के हिसाब से उस रोड का यूज करता है। तो अगर कोई स्लो मूविंग व्हीकल लाइक बुलॉक कार्ट, बाईसाइकिल और रिक्शा एक्सेट्रा अगर जब उस रोड से क्रॉस करेंगे तो उनको क्रॉस करने में, ट्रैवर्स करने में ज़्यादा होगा और हम सुपर एलिवेशन की वैल्यू ज़्यादा रख देंगे। तो इसके लिए आईआरसी रोड कांग्रेस ने एक अपर लिमिट रखा है, एक अपर कैप रखा है हर एक सुपर एलिवेशन का। और वो क्या है, तो अगर आप अपने वैल्यू, अगर आप अपनी रोड कौन से रीजन में अगर डिजाइन कर रहे हैं, अगर आप प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में डिजाइन कर रहे हैं, तो आपकी जो सुपर एलिवेशन की वैल्यू होगी, ई मैक्सिमम की वैल्यू होगी कितना, 7% के ज्यादा नहीं रख सकते। 7% यानी कि ये 0.07 हो जाएगा, 0.07। वही अगर आप हिली रोड में अपनी रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अगर आप अपनी रोड डिजाइन जो कर रहे हैं वो हिली रोड में डिजाइन कर रहे हैं जहां पे स्नोफॉल उतना नहीं होता, स्नोफॉल प्रोन एरिया नहीं है, तो उस केस में आप सुपर एलिवेशन की जो वैल्यू डिजाइन करेंगे वो 0.1 के बराबर में डिजाइन करेंगे। और अगर आप अर्बन रोड में बना रहे हैं जहां पे बहुत ही ज़्यादा इंटरसेक्शन है, मतलब क्रॉसिंग्स बहुत ही ज़्यादा है, जैसे चौक चौराहे बहुत ही ज़्यादा होकर उस एरिया में अगर आप कर्व बना रहे हैं, रोड डिज़ाइन कर रहे हैं, उस केस में आप सुपर एलिवेशन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी रखेंगे, 4% से ज़्यादा नहीं रखेंगे। इसके पीछे भी लॉजिक ही है कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या ना कि ट्रैफिक लाइट अपनी व्हीकल को कंट्रोल करती है। ये हम लोग ट्रैफिक डिज़ाइन में पढ़ेंगे। तो ट्रैफिक लाइट जहाँ पे अगर जो भी रोड के पोर्शंस में ट्रैफिक लाइट रेड रहता है, वहाँ पे व्हीकल क्या होता है, स्टॉप पोजीशन पे रहती है और वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 के बराबर। लेकिन अगर वहाँ पे आप हायर एलिवेशन दे देंगे तो इनिशियल स्टेज में जब व्हीकल स्टार्ट होती है और एक्सीलरेट कर रही होती है, एक्सीलरेट कर रही है, तो उस टाइम में अगर उस एरिया को, उस रोड के सेक्शन को अगर उनको क्रॉस करना होगा तो उन्हें डिस्कंफर्ट फील होगा, क्योंकि वहाँ पे सुपर एलिवेशन डिजाइन किया गया था अलग स्पीड से, हायर स्पीड पे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर अर्बन रोड है, मतलब अगर टाउन के रोड है या रूरल एरिया जहाँ पे भी इंटरसेक्शन ज़्यादा है, उस केस में सुपर एलिवेशन के लिए 4% से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। फिर बात आती है मिनिमम सुपर एलिवेशन भी रखना। ऐसा तो नहीं कि हम बिल्कुल प्लेन कर देंगे। अगर आप मिनिमम सुपर एलिवेशन की वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो रोड पे ड्रेनेज प्रॉब्लम देखने को ऑब्जर्व हो सकता है। ड्रेनेज प्रॉब्लम मोस्ट फ्रिक्वेंटली हो जाता है। तो इसके लिए अगर आपको रोड में मिनिमम सुपर एलिवेशन नहीं देना है, तो बस एक ही ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि रोड का जो क्राउन पोजीशन होता है, क्राउन को रिमूव करके आप मिनिमम सुपर एलिवेशन कैम्बर के बराबर में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मिनिमम सुपर एलिवेशन किसके बराबर प्रोवाइड करेंगे, कैम्बर के बराबर। जितना हम लोग कैम्बर क्या था, कैम्बर एक हाईवे का एक क्रॉस सेक्शन एलिमेंट था कुछ इस तरीके से। और हमें पता है कि कैम्बर का जो मेन रीजन यही होता था, कैम्बर प्रोवाइड करने का रोड में मेन रीजन ये होता था कि रोड पे पानी को स्टे नहीं करना है। ठीक है, बारिश की पानी हो या कोई भी वाटरफॉल हो रहा हो तो वो साइड होके साइड ड्रेन के पास चला जाए, साइड होके दोनों साइड के साइड ड्रेन के पास में चला जाए। ठीक है, तो सुपर एलिवेशन का भी अगर आप मिनिमम सुपर एलिवेशन नहीं डिजाइन कर पा रहे या नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं सुपर एलिवेशन की वैल्यू, तो मिनिमम सुपर एलिवेशन की वैल्यू होगी उस रोड के कैम्बर की वैल्यू, जो कि डिपेंड करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईआरसी डिसाइड करते हैं। और वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि रोड का टेरेन कंडीशन कौन सा, प्लेन कंडीशन है या रोलिंग टेरेन कंडीशन है। तो फिर डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन का स्टेप्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जब आपको कहीं पे भी रोड होता है, कहीं पे भी आपको रोड डिजाइन करना है या रोड फॉर्म करना है, तो उसके लिए आपके पास एक ट्रैफिक कंडीशन होगी, एक ट्रैफिक की स्पीड होगी। तो उस ट्रैफिक की स्पीड के हिसाब से आपको डिजाइन करना पड़ेगा। तो जो और आपको ये भी नहीं पता कि इस रोड पे कौन यूज करेंगे। सिर्फ या तो नहीं है, ऐसा कोई रोड नहीं है जहाँ पे सिर्फ कार होता है, या ऐसा भी कोई रोड नहीं है जहाँ पे सिर्फ ट्रक्स चलते हैं या सिर्फ बाईसाइकिल। ऐसा खासकर इंडिया में स्पेसिफिकली ट्रैफिक के लिए स्पेसिफिक रोड नहीं होता, एक मिक्स ट्रैफिक कंडीशन होता है, एक कंप्लीटली मिक्स ट्रैफिक कंडीशन होता है, जिसमें हर एक टाइप के व्हीकल का हर एक डिफरेंट स्पीड लिमिट है। ऑटो रिक्शा का अलग है, बाईसाइकिल का अलग है, कार का अलग है, ट्रक का अलग है, रेसिंग कार का अलग है। तो सबकी डिफरेंट स्पीड है। तो उस स्पीड कंडीशन के लिए आपको जो रोड डिजाइन करना है, आपने जो रोड की मैक्सिमम स्पीड लिमिट डिसाइड की है, उस स्पीड लिमिट का 75% आपको यूज करना पड़ेगा सुपर एलिवेशन निकालने में। आपने जो रोड यूज किया, जो आपने डिसाइड किया है कि हम इस रोड को बनाएंगे,
हम इस रोड को कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, तो उस रोड की एक अपर लिमिट, स्पीड लिमिट की वैल्यू डिसाइड की होगी, स्पीड लिमिट डिसाइड की होगी। वो डिसाइड कैसे करते हैं, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में वो टॉपिक आता है। अभी आप लोग क्या है कि आपने एक रोड की स्पीड लिमिट हम लोग ने डिसाइड कर ली है कि इस रोड पे मैक्सिमम स्पीड इतना होगा, उस स्पीड का 75% आपको लेना है, पहला। दूसरा क्या होता है कि जब आप इनिशियल स्टेज में जब सुपर एलिवेशन डिजाइन करते हैं, उस टाइम में आप अपने अंदर में ये कैलकुलेट करते हैं कि रोड पे फ्रिक्शन की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हम 0 रखेंगे। इसका मतलब जो हमारे पास ई प्लस एफ इक्वल टू फॉर्मूला आ रहा था वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, उस केस में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के केस में जब आप मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए आप सुपर एलिवेशन की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, तो उस केस में आप एफ की वैल्यू 0 रखेंगे और वी जो होगा वो डिजाइन स्पीड का 75% होगा, डिजाइन स्पीड का 75% होगा। सपोज करो ये हमारा क्या था, ये डिजाइन स्पीड के लिए था, तो डिजाइन स्पीड अभी हम लोग इसका 75% लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 0.75 वी का होल स्क्वायर। और हम लोग डिजाइन स्पीड का 75% क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मिक्स ट्रैफिक कंडीशन होता है, रोड यूजर्स होते हैं वो अपनी अपनी यूटिलिटी के हिसाब से, अपनी अपनी यूज के हिसाब से वो व्हीकल यूज करते हैं। हमेशा ऐसा कोई कॉमन मैन जो है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वो कार से मूव करेंगे या हमेशा बाइक से मूव करेंगे, अपनी अपनी पर्पस के हिसाब से वो ट्रैवल करते हैं रोड पे। तो जैसा व्हीकल उसकी स्पीड लिमिट उस हिसाब से होती है, इसीलिए मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए 75% ऑफ स्पीड लिमिट लेते हैं। उसके बाद इस स्पीड लिमिट से, इस वैल्यू से हमारे पास एक इक्वेशन बन के आता है, और ये इक्वेशन ये बनता है, और इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं ई इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। यहाँ पे हमें रेडियस ऑफ कर्व का रेडियस पता रहेगा, किस कर्व पे हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और वेलोसिटी हम लोगों को पता रहेगी। यहाँ से एक सुपर एलिवेशन की वैल्यू हम निकालेंगे। उसके बाद अगर सुपर एलिवेशन की वैल्यू, ये सुपर एलिवेशन की वैल्यू अगर E इज ग्रेटर देन 0 पॉइंट, जो केस बन के आएगा, या तो E की वैल्यू ग्रेटर देन 0.07 होगी, या E इज लेस देन इक्वल टू 0.07 होगी। E इज लेस देन 0.07, और ये 0.07 किस पे बेसिस पे, हमें पता है कि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की वैल्यू फॉर प्लेन एंड रोलिंग कंडीशन जो थी वो 7% थी। फॉर प्लेन एंड रोलिंग कंडीशन हमारे पास जो वैल्यू थी वो 7% थी, यानी कि E की वैल्यू ग्रेटर देन 0.07 होगी या E की वैल्यू लेस देन 0.07 होगी। तो अगर E की वैल्यू ग्रेटर देन 0.07 होगी तो फिर हमें अलग स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए बी फॉर इंस्टेंट हम समझते हैं कि अगर E की वैल्यू लेस देन 0.07 है, अगर E की वैल्यू लेस देन 0.07 है, तो जो भी आपका सुपर एलिवेशन आपने कैलकुलेट किया आप अपने रोड पे उसको प्रोवाइड कर देंगे। जो भी सुपर एलिवेशन, अगर आपने सपोज के इस फॉर्मूला में स्पीड लिमिट पुट करने के बाद सपोज करते हैं कि सुपर एलिवेशन की वैल्यू आई थी 0.065, तो आप अपने रोड पे 0.065 की सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये पहला केस ऑब्जर्व देखने को मिलता है, E की वैल्यू ग्रेटर देन 0.07 है, E की वैल्यू ग्रेटर देन 0.07 है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फर्दर सेकंड स्टेप पे जाना पड़ेगा, और उस सेकंड स्टेप में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्टेप में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपके पास एक फॉर्म इक्वेशन, जो ओरिजिनल इक्वेशन था सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करने का, और वो कहता है कि E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज करने में क्या है कि आप जो यहाँ पे E की वैल्यू आप पहले से पुट करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि 0.07 की वैल्यू पुट करेंगे, और आप यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन निकालेंगे। F जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन है। तो आप यहाँ पे E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, जहाँ पे E की वैल्यू क्या थी 0.07 आर, यानी कि आप यहाँ से F की वैल्यू निकालेंगे, और F की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो F इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर माइनस 0.07, वी स्क्वायर अपॉन 127 आर माइनस 0.07। यहाँ से आप कोफिशिएंट, हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की एक वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमें पता है कि आईआरसी रिकमेंड करता है कि मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू 0.15 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इज 0.15। तो अगर आप यहाँ पे, हम लोग ने सपोज करिए कि यहाँ पे फॉर्म कैलकुलेट किया, अब जब यहाँ पे आपने एफ की वैल्यू कैलकुलेट की, जब हम लोग यहाँ पे एफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे एफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उस केस में अगर एफ की वैल्यू 0.07 से कम है, एफ की वैल्यू 0.15 से कम है, अगर एफ की वैल्यू 0.15 से कम है, तो हम लोग जो भी सुपर एलिवेशन हमने प्रोवाइड किया था, यानी कि 0.07 का सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया था, हम उसी को प्रोवाइड कर देंगे। अगर एफ इज लेस देन 0.15 आ रहा है इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने के बाद में, देन वी विल प्रोवाइड E इक्वल टू 0.07, E इक्वल टू 0.07। लेकिन इफ अगर एफ की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू 0.15 से एक्सीड कर जाती है इस फॉर्मूले से निकलने के बाद में, तो उसका हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में है कि आपके पास में कंडीशन क्या बचा है कि आपके पास E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम 0.07 भी सुपर एलिवेशन रख देंगे, और मैक्सिमम सुपर लेटरल फ्रिक्शन की कोफिशिएंट की वैल्यू रख देंगे 0.15, और यहाँ से हम स्पीड निकालेंगे,
यहाँ से इस फॉर्मूले से हम लोग स्पीड निकालेंगे। और इस फॉर्मूले से स्पीड कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले से स्पीड निकालने का बहुत ही सिंपल है, v इक्वल टू लिखेंगे रूट अंडर 0.22 इंटू 127 r। और यहाँ से जो स्पीड निकलेगा वही आपके रोड की क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड लिमिट होगी। यही आपके रोड की क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड लिमिट होगी। इसी स्पीड लिमिट के साथ आप डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो एक बार अगर इस डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन को हम लोग समराइज करें तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे कि मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए आप सुपर एलिवेशन की वैल्यू निकालेंगे। वहां पे हम लोग सुपर एलिवेशन की वैल्यू को चेक करेंगे उसके अपर लिमिट से। अपर लिमिट यानी कि आपके पास अगर सपोज करते हैं कि हमारे पास प्लेन एंड रोलिंग कंडीशन है तो आपकी अपर लिमिट सुपर एलिवेशन की वैल्यू थी 7% यानी कि 0.07 के बराबर में। तो आप अगर आपके सुपर एलिवेशन की वैल्यू जो आपने मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए कैलकुलेट किया अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0.07 है तो जो सुपर एलिवेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था उसी सुपर एलिवेशन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने डिजाइन में। लेकिन अगर हम लोग ने जो भी वैल्यू कैलकुलेट किया और वो वैल्यू अपर लिमिट से एक्सीड कर यानी कि 0.07 से एक्सीड कर रही है तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फिर फर्दर स्टेप में जाना पड़ेगा और वहां उस स्टेप में आपको कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला E प्लस एफ इक्वल टू v²/27r। लेकिन कंडीशन क्या थी कि यहाँ पे पास आपको E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी 0.07r और वहां से आपके पास में F की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग F की वैल्यू को चेक करेंगे उसके अपर लिमिट से। अगर F की वैल्यू अपर लिमिट यानी कि 0.15 से कम है तो आप सुपर एलिवेशन 0.07 सब्स्टिट्यूट करके डिजाइन कंप्लीट कर सकते हैं अपने सुपर एलिवेशन का। लेकिन अगर एफ की वैल्यू 0.15 से एक्सीड कर रही है तो लास्ट स्टेप में हम लोग आएंगे और लास्ट स्टेप में हम लोग डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल कैलकुलेट करेंगे जो उस रोड पे मूव करेगा। और उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया आता है v इक्वल टू रूट अंडर 0.22 इंटू 127r। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल लेंगे और उस रोड पे उस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ रोड पे आप मैक्सिमम स्पीड लिमिट यही पुट करेंगे। ओके, आपने सुपर एलिवेशन डिजाइन कर लिया, आपको पता है सुपर एलिवेशन कितनी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब आएगी अटेनमेंट, मतलब उस सुपर एलिवेशन तक अपने रोड को अचीव कैसे करना है उस सुपर एलिवेशन की वैल्यू। तो दो प्रोसेस होते हैं, दो मेथड होते हैं। उन दोनों मेथड में से किसी भी एक मेथड के हेल्प से हम इस अपने डिजाइन के गोल तक अचीव कर सकते हैं। पहला मेथड होता है एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ द कैम्बर्ड सेक्शन, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ द कैम्बर्ड सेक्शन मतलब। और दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड रोटेशन ऑफ पेमेंट टू अटेन द फुल सुपर एलिवेशन। सबसे पहले हम पहला मेथड देखते हैं एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ कैम्बर्ड सेक्शन। इस पहले मेथड में हम देखेंगे कि इस पहले मेथड में यानी एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ कैम्बर्ड सेक्शन का भी जो पहला मेथड है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आउटर एज रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू क्राउन। मतलब क्राउन के साथ, मतलब सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे एक एक्सिस डाल देते हैं, ये एक्स एक्सिस है और हम क्या करेंगे कि ये हमारा इनर एज है और ये हमारा आउटर एज है, ये इनर एज है और ये हमारा आउटर एज है। तो हम क्या करेंगे, ये आउटर एज का जो ये पॉइंट है इसको हम लोग उठाएंगे, अपलिफ्ट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, कैसे, विथ रिस्पेक्ट टू क्राउन के। किस तरीके से, आप इस पेन की तरफ ध्यान देंगे, जैसे जैसे ये पेन मूव कर रहा होगा उस हिसाब से हम इसको अपलिफ्ट करेंगे धीरे धीरे एट द कांस्टेंट रेट। मतलब सबसे पहले हम ये मेरा ओरिजिनल स्टेट था, उसके बाद हम क्या कहिए, ओरिजिनल स्टेट था ये हमारे पास ओरिजिनल स्टेट था। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, उसके बाद में इस स्टेज पे पहुंचेंगे, सपोज करो यहाँ पे हम लोग पहुंचे और यहाँ पे हम पहुंचते हैं E1 पे, फिर फर्दर अपलिफ्ट करेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे E2 पे, उसके बाद फाइनल हम यहाँ पे पहुंचेंगे। जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो क्राउन जो इस तरीके से हमें दिख रहा था अब ये प्लेन हो चुका है, कोई क्राउन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, कोई क्राउन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जिससे कि इस रोड पे ट्रेवर्स करने वालों को कोई भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा होगा, कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं फील होगा और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे सुपर एलिवेशन की हम लोग यहाँ पे आके अटेंड कर लेंगे, जो भी इस डिजाइन के लिए था। इस प्रोसेस में आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप जो ये क्राउन के जो एक्सिस है इस एक्सिस को शिफ्ट नहीं करना है। मतलब ये एक्सिस आपको यहाँ लेके नहीं आ जाना है, ये एक्सिस यहाँ नहीं आएगा, ये एक्सिस यहाँ है और यहीं पे रहेगा। इसी के रिस्पेक्ट में इसी को सेंटर अज्यूम करके हम लोग इसको क्या करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो क्राउन शिफ्टेड आउटवर्ड। अब इस प्रोसेस में क्या करते हैं, ये भी प्रोसेस बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम आउटर एज को अपलिफ्ट, ये आउटर एज है और ये इनर एज है, अब हम आउटर एज को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि ये कॉर्नर, ये जो क्राउन है ना, क्राउन को धीरे धीरे शिफ्ट करते चलेंगे आउटर एज की तरफ, क्राउन को ही शिफ्ट करते चलेंगे। मतलब कि ये क्राउन की जो एक्सिस थी अब ये एक्सिस शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। अभी तक क्या था, यहाँ पे हम लोग एक्सिस को फिक्स रखे थे, एक्सिस को शिफ्ट नहीं कर रहे थे, हम आउटर एज को शिफ्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब क्राउन की इस एक्सिस को शिफ्ट कर रहे हैं। इस एक्सिस को शिफ्ट करते सबसे पहले एक्सिस को सपोज करो हम लोग यहाँ पुट करके ले आएंगे,
फिर धीरे धीरे। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे एक्सेस पुट मूव करते हुए आएगा आउटर एज की तरफ में, तो हमारा रोड का जो ये पेवमेंट है ये भी अपलिफ्ट होना शुरू करेगा। और जब हम क्राउन को एकदम आउटर एज के लेवल में ला के रख देंगे, जब उसके लेवल में कॉन्साइड करा देंगे, तो हमारा रोड कुछ इस हिसाब से दिखेगा। ये ब्लू लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे रोड का एलिमेंट, ये अब सुपर एलिवेटेड रोड हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्राउन शिफ्टेड आउटवर्ड। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, नेक्स्ट जो मेथड था हम लोगों के पास में, उसमें था रोटेशन ऑफ पेमेंट टू अटेंड फुल सुपर एलिवेशन। रोटेशन ऑफ पेमेंट टू अटेंड द फुल सुपर एलिवेशन। इसमें क्या था? इसमें भी हम लोगों के पास में दो मेथड है। पहले मेथड में क्या है कि हम लोग क्या करेंगे कि रोड के सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में हम अपने पेमेंट के आउटर एज एंड इनर एज को अपलिफ्ट मतलब रोटेट करेंगे। रोटेशन अबाउट द सेंटर लाइन, मतलब कि ये रोड का सेंटर लाइन था, ये रोड की सेंटर लाइन थी, और सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में सपोज करिए कि हमारा जो रोड था, हमारा जो रोड का जो वर्टिकल व्यू क्रॉस सेक्शन व्यू था वो कुछ इस तरीके से था। लेकिन हम क्या किए, हम लोग ने ये हमारे रोड का सेंटर था। इस सेंटर के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं जिस तरीके से हम पेन को मूव करेंगे, और ये हमारा क्या इनर एज है, ये हमारा आउटर एज है, ठीक है, ये हमारा इनर एज है, ये हमारा आउटर एज है, ठीक है। तो हमें क्या है, हमारा एम क्या रहता है कि आउटर एज को इस तरीके से अपलिफ्ट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, कि हमारी व्हीकल के ऊपर में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा था वो काउंटर एक्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से अपलिफ्ट करना धीरे धीरे शुरू कर देंगे। और ये वैल्यू कब तक अपलिफ्ट करेंगे? जब तक कि हमने जो डिजाइन सुपर एलिवेशन किया था ई की वैल्यू, उस वैल्यू को हम लोग अटेंड न कर लें। दूसरा जो प्रोसेस होता है तो रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज प्रोसेस सेम है। यहाँ पे क्या था, फर्स्ट मेथड में क्या था कि हम सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहे थे, लेकिन अब क्या है कि अभी हम सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में नहीं रोटेट करेंगे। सपोज करिए कि ये हमारा रोड का सेंटर था और ये हमारी पेवमेंट है। अब हम पेवमेंट के आउट इनर एज के रिस्पेक्ट में रोटेट करेंगे। हम क्या करेंगे, अब यहाँ से रोटेशन होना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, तो रोड रोटेट होकर कुछ इस तरीके तक आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस था हमारा अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। ओके, थैंक यू।